PR की, ना वो मेमो इशू पे भी वो ना बोले, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिलेशनशिप में दरार पड़ी उस पे भी कुछ नहीं बोले. एनी पर्टिकुलर रीजंस? थैंक यू जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हारून रशीद साहब तहरीक इंसाफ में जब सामने जलसे पे बैठेंगे तो जाहिर है कि फिर उन्हें हमारी करप्शन ही नजर आएगी. उन्हें ये नहीं नजर आएगा कि हामिद सईद काज़मी साहब की तो जमानत नहीं हुई लेकिन सानिया सियालकोट के लोगों की जमानत हो सकती है. उन्हें ये नजर नहीं आएगा कि 4-5 साल जो कल्चरल मिनिस्टर रहा वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकने के बाद इनके पास आके क्या करेगा. तो ये सारी तो एक तरफ है. मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि उनको मालूम हो जाए कि वो सुनामी जो था उसका अचानक कैसे टूट गया जो अब 23 मार्च तक चला गया. ये तो एक अलग इशू है. इमरान खान को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो उन्होंने स्टार्ट ही लिया है, पानी पी के तकरीरें करते हैं. जहां तक बैरिस्टर सैफ की बात है, इनको बहुत अफसोस के साथ कि अभी तारीख भूली नहीं है. कराची में सड़कों पे अंधेरा, पुलिस का ना होना, किस तरह से वहाँ पे धमाका हुआ. क्या 2 दफा की प्राइम मिनिस्टर जिसके लिए 30 लाख से ज्यादा मजमा निकल आया था उसकी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि सड़कों पे लाइट नहीं थी. बैरिस्टर सैफ तो उस दिन कहीं सो रहे होंगे, हम तो वहीं मौजूद थे. कैसा ये झूठ बोलते हैं. फिर इसके बाद मैं अगर आऊं पिंडी में, तो पिंडी में जब मोहतरमा सीढ़ी उतर रही है, कौन सी उनके साथ है. उन एक ही दिन में आपने 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर को जलसों की इजाजत दे दी और यहाँ की पुलिस 900 वहां डिप्लॉय कर दी. और कहाँ थी पुलिस जब बीबी साहिबा बैठ रही थी. एक आदमी उनकी गाड़ी तक चढ़ गया. कैसी बातें करते हैं ये. इस तरह कालक फेरेंगे तारीख पे तो इनकी तो नाम लेने वाले नहीं बचेंगे. अभी जो है वो इनके जो परवेज मुशर्रफ हैं वो अब अपनी जिंदगी की और अपनी बका इस तरह करना चाहते हैं कि अब वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे होते हैं और इन जैसे लोग उसमें आ रहे होते हैं. पूरी दुनिया ने रियलाइज किया है कि नाक़िस सिक्योरिटी के इंतजामात थे और जिस तरह से वो भुट्टो की बेटी शहीद हुई है तो ये कल लोगों से कहेंगे कि तुम अपने घर से ना निकलो. क्यों उन्हें मना कर दिया गया था. क्यों मना कर दिया गया था. अगर शहबाज भट्टी जो है उनको शहीद किया गया है तो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ रीजन है. उन्होंने अपनी सिक्योरिटी नहीं बुलाई थी. सलमान तासीर शहीद हुए तो उसी पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि स्क्रीनिंग करके उनके गार्ड दिए जाते. उन्होंने स्क्रीनिंग के बगैर एक आदमी जो नहीं, यही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ शैला कि कभी तफ्तीश पूरी नहीं होती. आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई. नहीं, यही तो प्रोवाइड ही नहीं की गई. यही जो आज पॉइंट हम रेज करना चाह रहे हैं. देखिए 2 बातें हैं, एक जो हारून रशीद साहब कर रहे हैं और जो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ. मैं वापस आऊंगी. आप समझती हैं सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को सदर ने एड्रेस किया या आप समझती हैं जब सब जुडिस मैटर होता है ना जैस्मीन, जब सब जुडिस मैटर है मेमो गेट जिसको हम ये कहते हैं कि बेशक वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगर कोई भी एक चीज है, कागज का एक टुकड़ा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है वो है. लेकिन हमारा बिल्कुल ये है कहना कि वो एक झूठ का पलंदा है. एक ऐसे है जो पहले भी इस तरह से लिख चुका है, जो कि कादियानी है, जो कि मोसाद के लिए काम करता है. उसकी खुद बातों में इतना तजाद है कि हम उसकी बातें छोड़ दें. नहीं देखेंगे ना. उसकी बातें तो पैराग्राफ नहीं उसकी बातें छोड़ दें. सही है, वो हमारे मफाद में, इसलिए वो पैराग्राफ दूसरा हम उसको क्यों करें. नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम ये बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट सदर मुमलिकत को ये आप समझते हैं शायद वो नहीं कहना चाहिए उनको क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आप इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे. लेकिन जिस तरह बात हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि आज सदर मुल्क के असासों के लिए खतरा है, कौमी सलामती के लिए खतरा है, इस इशू को नहीं एड्रेस किया उन्होंने. नहीं, देखिए ये तो एक इंतहाई मुज़ाहिका खेज बात है कि एक दफा शाह महमूद कुरैशी चबा के 3 दफा कहते हैं कि खुदा की कसम वो खतरे में है और अब की दफा की तकरीर में वो कह सकते हैं कि उनको खतरा हो सकता है. तो इन दोनों को मिलाएं तो एक शख्स जो कि इंतजार करता रहा कि अगर उसको उसकी मनपसंद मिनिस्ट्री नहीं मिल रही तो फिर उसे बुलाया जाए और फिर उसके बाद थक हार के जब उसने देख लिया कि मैं क्या कर सकूं, नहीं मुझे बुलाया जा रहा, फिर वो चला गया. तो मैं उसकी बातों पे क्या यकीन करूं जो ये कह रहा है कि रेमंड डेविस की वजह से मुझे मजबूर किया जा रहा था लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेटेजिकल डायलॉग में भी चला जाता है. अच्छा. तो मैं
اوکے ٹھیک ہے, جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کہ ایک نام, دیکھیے 4 نام ہیں, ایک ہے بھٹو, ایک ہے نواز شریف, ایک ہے اسد ولی اور ایک ہے الطاف حسین. یہ 4 نام جو ہیں یہ لوگوں کو سیٹ جتاتے ہیں. وہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ سارے لوگ جن کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے وہ عمران صاحب کی طرف جا رہے ہیں, وہ بے شک جائیں, کچھ بھی کہیں. ایک سیکنڈ, ڈیڈی بچے اگر وہاں آ رہے ہیں تو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سیکنڈ رک جائے گا شیلا رضا صاحبہ, ایک سیکنڈ رک جائے گا. یہ ٹھیک ہے, اوکے, یہ تو پھر جب ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا تو ہم عوام ہی ڈیسائیڈ کرے گی, ظاہر سی بات ہے, سب باتیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ظہیم حسین قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی, آپ لوگوں کا کیا تاثر ہے اس حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بات جو انہوں نے کہی کہ آج ملک میں روٹی بھی ہے, پانی بھی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں, تو اتفاق اس سے کون کر سکتا ہے یہاں؟ مطلب ہے کہ حالات کافی خراب ہیں انفارچونیٹلی, اور اگر اس کو وہ ایکسیپٹ کریں کہ جی وی could not deliver as much as they should have, تو شاید تو بات بنتی تھی. لیکن یہ کہنا کہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں 80%, یہ تھوڑی ان ایکسیپٹیبل سی بات ہے. بہت مہربانی جیسمین, میں صرف آج کے دن کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی پرآشوب دن ہے. آج پاکستان میں ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی بہت بڑی ایک نظریے کی لیڈر کو شہید کر دیا گیا, اور اس کی شہادت سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکرز اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اگر محترمہ کو شہید نہ کیا جاتا تو چارٹر آف ڈیموکریسی سمیت تمام معاملات بہت عمدہ طریقے سے چلائے جاتے, اور آج ملک کی سیاسی صورتحال کم از کم یہ نہ ہوتی. میں بالکل افسوس کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گا. دوسری بات, آپ نے تقریر کی بات کی. نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ابھی تک کسی نے کسی ٹی وی چینل پہ اس پہ گفتگو نہیں کی. آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ فیڈریشن کو توڑا جا رہا ہے. یہ پھر سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے کہ اگر ان کو کسی کورٹ فیصلے کے بعد کسی قسم کی پرابلم کریٹ کی جاتی ہے, ہوتی ہے, تو وہ سندھ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, کسی نے اس پہ کان نہیں دھرا, کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ فیڈریشن کون توڑ رہا ہے. فیڈریشن کا ٹوٹنا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے ان کی تقریر کا, جس میں کسی نے بات نہیں کی. میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ پیسے ہیں, تو پیسے بھائی اگر ہیں تو صرف ایک انرجی کرائسس جو بیک بون ہے اس وقت پورے اکنامک اور فزیکل کرائسس کا, اگر آپ اس سرکولر ڈیٹ کو توڑ کر تیل کی قیمت کو کرب ڈاؤن کر لیں تو پھر آپ کو وہ انرجی کرائسس حل کرنے کی آپ میں کیفیت آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی انکمپٹنس کا برملا اظہار کر رہے ہیں. نمبر 2 پیسے ہونے کی وجہ سے کہ پیسے ہیں اور سرکولر ڈیٹ نہیں توڑ سک رہے. نمبر 3 انہوں نے یہ فرمایا کہ سیکیورٹی نہیں فراہم کی گئی, یہ ہوا وہ ہوا. تو بھائی اس وقت کس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ریڈ کارپٹ پہ سلوٹ مروا کر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھیج دیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں خود صدر بن بیٹھے؟ آپ نے اپنی اقتدار کے لیے اس شخص کو ملک سے جانے دیا جس کے بارے میں آج عدالتیں ایف آئی آر درج کر چکی ہیں. پوری بے محترمہ بھٹو کی خط موجود ہے, اور اس میں باقاعدہ کیٹیگوریکلی پوری پیپلز پارٹی کنونسڈ ہے کہ دیر واز اے سیریس سیکیورٹی لیپس. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر وہاں سیکیورٹی کا پراپر انتظام ہوتا تو یہ حادثہ پیش آتا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہارون رشید صاحب نے بہت اچھی بات کی. پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ پرابلم غلطیاں کرنے سے نہیں ہوتا, پرابلم غلطیوں پر کمٹ ہو جانے پر اور اس پہ اڑ جانے سے ہوتا ہے. آپ پلیز لوگوں کو آن بورڈ لیجئے, لوگوں سے پوچھئے, فزیکل اور فائنینشیل ڈیٹ ختم کیجئے, کرپشن کو پلگ ان کیجئے. 38 روپے جیسمین آج گورنمنٹ لیوی ٹیکسز کے ایشوز میں ہر پر لیٹر گورنمنٹ لے رہی ہے کیونکہ وہ ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو گئی ہے, اور پورا نظام حکومت کا اس 38 روپے سے ڈائریکٹلی 150 روپے کمانے والے سے لے کے 1.5 ارب روپے کمانے والے سے لیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ رک جائے گا. ہارون رشید صاحب آپ نے تینوں گیسٹ کی گفتگو سنی. جی تھینک یو. میں اب آئی کم بیک, میں چاہ رہی ہوں سب تاکہ باری باری بات کریں. ہارون رشید صاحب, یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ وہ آگے چلا گیا ہے اور وہ پیچھے ہو گیا ہے, یا عمران کی جو اس وقت ایک فالوئنگ یا امپورٹنس بن رہی ہے, اس پہ کافی لوگوں کو خیر اعتراض بھی ہے, میڈیا پہ بھی بڑی تنقید کی گئی, آج صدر صاحب نے بھی کچھ تھوڑی بہت باتیں سنا دی. لیکن بہرحال آپ
एग्री करेंगे इन बातों से कि ये क्या, कि इससे किसको फायदा पहुंच रहा है? हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि ये नहीं है हमारे मुल्क में ये चीजें? अगर रोटी पानी कपड़ा सब कुछ है तो आपने किसके लिए रखा हुआ है? आप दे क्यों नहीं देते अवाम को ये चीजें? रोटी कपड़ा और मकान नहीं है मुल्क में। 3-4 बिलियन डॉलर का लॉस बढ़ गया सिर्फ बिजली से, कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे पास कागज़ है, उससे हम नोट छाप रहे हैं 3 अरब रुपए रोज़ाना के। और आपने इनका रवैया मुलाजा फरमाया कि फ़ौरन ही इन्होंने मुझ पर तनकीद की, ज़ाती तनकीद पे ही आ जाते हैं कि ये स्टेज पे बैठे हुए थे। मैं तो पीपल्स पार्टी वालों का जलसा हो रहा, मुझे स्टेज पे ले जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जरदारी साहब के साथ आज कौन बैठा हुआ था? मुजीबुर रहमान शामी और हामिद मीर और आरिफ निज़ामी साहब। उनसे पूछिए, क्या वो ये नहीं कहते कि मुल्क में करप्शन है? क्या मैं अकेला कह रहा हूँ करप्शन है? नून लीग नहीं कहती करप्शन है? जमात इस्लामी नहीं कहती करप्शन है? तमाम टीवी चैनल्स नहीं कहते करप्शन है? अखबारात नहीं कहते करप्शन है? इंटेलिजेंशिया नहीं कहती करप्शन है? ये तो इन लोगों का हाल है कि आप जितनी भी एहतियात से गुफ्तगू करें, ये आप पे जाती तनकीद करेंगे। इन लोगों को क्या समझाया जा सकता है? यानी इश्यूज मुल्क के होते क्या हैं? मुल्क को सबसे पहले अमन चाहिए होता है, जस्टिस सिस्टम चाहिए होता है कि ग्रेजुअली इंप्रूव किया जाए, पुलिस बेहतर बनाई जाए, टैक्स कलेक्शन हो। जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो तो आप आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं। जब ये बात पॉइंट आउट की जाती है तो जवाब ये दिया जाता है कि आप स्टेज पे क्यों बैठे थे? इन लोगों के साथ कोई क्या गुफ्तगू कर सकता है? रह गई बेनज़ीर की सिक्योरिटी की बात, ये ठीक कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, कतन ठीक नहीं थी। वैसे तो इन्होंने भी तफ्तीश नहीं की, यानी उसमें मुजरमाना गफलत बरती गई है। वो करोड़ों लोगों की लीडर थी, हम उसे पसंद करते हो नापसंद करते हो, और उससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर उसकी तफ्तीश नहीं की गई तो और भी नुकसान पहुंचा। खुदा के लिए मुल्क के हालात इतने संगीन हो गए हैं, कुछ संजीदगी इख्तियार करें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर ये प्रोग्राम करने हैं तो इनका कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारून रशीद साहब। ये देखिए, पॉइंट स्कोरिंग का तो वक्त ही नहीं है, कौन किसके साथ है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि हम सब इकट्ठे हैं, बट हमें इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि मुल्क इस वक्त कहां जा रहा है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, देन आई कैन डिस्कस दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इन्होंने उठाया कि गलत बात है किसी को ये कहना कि आप मेरे साथ बैठे हैं और उसके साथ बैठे। हम तो सबके साथ हैं, कौन किसके साथ है वक्त बताएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बैसफ़ा, आप कुछ कहेंगे? जी, पहले तो मैं ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो वाक़या है उसके हवाले से जो एतराज़ हुआ या जो बात हुई उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें, बेनज़ीर साहिबा के इस वाक़े को पीपल्स पार्टी ने और बाद में इनकी हुकूमत ने हमेशा एक तो गैर संजीदा तौर पे लिया है और दूसरा इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। देखें, सबसे पहले इनके जब ये वाक़या होता है 3.5 साल तक इनको परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की अकल नहीं आई कि वो भी हो सकते हैं। 3.5 साल के बाद इनको अचानक ख्याल आता है कि हाँ वो भी इन्वॉल्व है। फिर इन्होंने जिस इशू पर जब बैतुल्ला मसूद का वाक़या होता है और उसको हलाक कर दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन रिकॉर्ड, पर आसिफ अली जरदारी साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड, रहमान मलिक इज़ ऑन रिकॉर्ड के तालिबान उसकी उस वाक़े में और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत में ज़िम्मेदार हैं। और ख़ास तौर पर बेनज़ीर बैतुल्ला मसूद के वाक़े के बाद इन्होंने कहा कि हाँ हमने उसके कातिल को मार दिया। एक दूसरी बात, और ये बात कई बार हुई और असेंबली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की और रहमान मलिक साहब ने। उसके बाद आप ये देखें कि जब ये सारा वाक़या होता है, एक ईमेल जिसमें परवेज़ इलाही का नाम है और जिसमें कुछ और लोगों के नाम हैं जिसको ये बुनियाद बना के परवेज़ मुशर्रफ साहब के गले में फंदा आप डालना चाहते हैं, उस ईमेल में जिस बंदे का नाम बेनज़ीर साहिबा ने लिखा है चौधरी परवेज़ इलाही, उसके साथ तो आसिफ अली जरदारी साहब आज सियासी इत्तेहाद करके उसके साथ बैठे होते हैं और मुस्कुरा के उनके साथ जो है सियासी बयानात दे रहे होते हैं। आर दे सीरियस? मतलब ये वाकई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तफ्तीश में सीरियस हैं? और फिर इनकी आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहिब की लेटेस्ट बयान है उनका, फिर आप उसके अलावा नाहिद खान साहिब और सफदर अब्बासी